नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आपको अक्टूबर माह का एपिसोड मिल चुका होगा और हम लोग नवंबर माह की तरफ बढ़ रहे हैं। मंथली करंट की यह श्रृंखला चल रही है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत बेहतर कर सकें। एक जरूरी सूचना जो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको दी थी कि करंट अफेयर्स के सभी वीडियो आपको इसी चैनल से मिलेंगे, रवि तिवारी ऑफिशियल से। चाहे वो रट लो हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो छोटे करंट हो, चाहे वो मैराथन हो, कोई भी हो। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी सूचनाएं आप तक पहुंचे। ये भी टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक चैनल है और यह संस्थान का एक कार्यक्रम है कि करंट अफेयर्स इस चैनल से दिया जाए। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नवंबर माह के सारगर्भित करंट की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। नवंबर माह के करंट को हम सभी लोगों ने 4 भागों में बाँटा है। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्रमुख दिवस। इन 4 भागों के माध्यम से हम नवंबर माह के करंट को न केवल तैयार करेंगे, बल्कि इतना बेहतर तैयार करेंगे कि परीक्षा का कोई भी बिंदु आपसे यहाँ से नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, तो राष्ट्रीय परिदृश्य का जो सबसे पहला टॉपिक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। आप स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखिए, महात्मा गांधी की फोटो के साथ आप इसको देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। देखिए, स्वच्छता की जब भी बात करते हैं तो एक चीज की बात करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि स्वच्छता हम सब लोग बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन स्वच्छता के साथ दिक्कत क्या थी कि वह नीतिगत था। मतलब वह कागजों में था, वो पेपर्स में था, हमारे व्यवहार में नहीं था। 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से, जिसका एक स्लोगन था, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमेशा आपसे पूछा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह है 2 ऐनक। ऐनक का एक ऐनक का निशान जिसके 2 लेंस है, जिसमें एक तरफ लिखा होता है स्वच्छ और एक तरफ लिखा होता है भारत, है ना? ये आप देख रहे हैं, ये इसका प्रतीक है ना, स्वच्छ भारत का। और इसकी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी बेटा बताओ? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 को, 2 अक्टूबर को। स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद जब लाल किले की प्राचीर से ये कहना पड़ गया कि हमें खुले में शौच मुक्त होना है, हमें एक स्वच्छ देश बनाना है, तो वास्तव में यह हमारे व्यवहार के केंद्र में लाया गया, क्योंकि इससे पहले स्वच्छता के लिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। स्वच्छता कितना जरूरी अंग है, अभिन्न अंग है हमारे सार्वजनिक जीवन का, इसको हमने 2004-14 के बाद वास्तव में महसूस किया, जब पूरा राष्ट्र इस पर केंद्रित हो गया और यह चीजें किताबों से निकल के हमारे व्यवहार में शामिल हुई। अगर 2014 के उस समय से आज हम वर्तमान समय को देखें, तो हमने काफ़ी इसमें जो है उन्नति की है। काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, ग्रामीण जनसंख्या के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं और लगातार सरकार और हम सब लोग इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अर्बन कल्चर से लेके और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल कल्चर में भी देखें, तो स्वच्छ भारत मिशन के कई नए आयाम आपको दिख जाएँगे। गाँव, मॉडल गाँव स्वच्छता के लिए जो है उनको पुरस्कार देके उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है। जिलों को मोटिवेट किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने राज्य में भी स्वच्छता अभियान चला रही है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान चला रही है और अलग-अलग तरीके के पुरस्कार इसके लिए दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक स्वच्छ महोत्सव आयोजित किया गया और उस स्वच्छ महोत्सव को आयोजित करके स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ये 6वां संस्करण था। 6वां संस्करण था इन पुरस्कारों का, ठीक है? तो इस 6वें संस्करण में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 6वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम स्वच्छ महोत्सव नामक एक कार्यक्रम में घोषित किए गए। तो बाकायदा इसके लिए एक महोत्सव मनाया गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, स्वच्छ महोत्सव। और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्वच्छ महोत्सव में कुछ परिणाम घोषित किए अलग 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 जगह के लिए कि वो उन्होंने स्वच्छता में कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देखिए, स्वच्छ भारत का ये 6वां संस्करण नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो 2014 के हिसाब से ये 7वां वर्ष हो गया है ना। लेकिन 6वां संस्करण है ये इन पुरस्कारों का जो ये दिए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, पहली बात। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम 10 लाख से अधिक आबादी पर सबसे स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार लगातार 5वीं बार इंदौर मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया।
तो लगातार 5वीं बार यह पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया और इंदौर के मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के नए आयामों को गढ़ा है, जो बाकी जो है राज्यों के शहरों के लिए वास्तव में एक मॉडल है, जिसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए और इस सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो यह स्वच्छ महोत्सव आयोजित किया गया इन परिणामों के लिए और जिसमें इंदौर को 5वीं बार लगातार 5वीं बार ये पुरस्कार मिला। इसके बाद सूरत है, दूसरे नंबर पर सूरत है आपका गुजरात का, विजयवाड़ा, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तथा पुणे को तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, है ना? तो इसको आपको याद रखना है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम नवंबर माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करें तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप। हम सभी लोग जानते हैं कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी सबसे पहले भारत को करनी थी, है ना? जो आईसीसी टी20 विश्व कप की हम लोग बात कर रहे हैं जो 2021 का है, इसकी मेजबानी किसको करनी थी बेटा? भारत को करनी थी। लेकिन ये मेजबानी भारत कर नहीं पाया क्योंकि उस समय कोविड प्रोटोकॉल था। कोविड प्रोटोकॉल के कारण हमें इस आयोजन को टालना पड़ा और बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया कि इसको संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में इसको कराया जाए। तो यूएई और ओमान में संयुक्त रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी मेजबानी भारत को करनी थी। भारत में कोविड की समस्याएं चल रही थी, कोविड फैला हुआ था, किसी को नुकसान ना हो, वैश्विक टूर्नामेंट था, तो इसको यूएई और ओमान में शिफ्ट किया गया। अब इसके परिणामों के बारे में देख लीजिए, भारत इसमें पहले ही बाहर हो गया था। तो इसके परिणाम क्या रहे, इसके परिणामों के बारे में आप सामने देखिए, मैं यहां से आपको क्लियर करता हूं। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2020 विश्व कप का खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 2020 विश्व कप के खिताब को पहली बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जब न्यूजीलैंड को पराजित करके 2020 विश्व कप के खिताब को जीता, तो यह खिताब ऑस्ट्रेलिया का पहला खिताब था। तो प्रश्न आपसे ऐसे बनता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 2021 का 2020 विश्व कप जीता, वह उसका विश्व कप में 2020 विश्व कप में कौन सी खिताबी जीत थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो उसने केवल एक बार यह टूर्नामेंट जीता है, तो आपको याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2020 विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इस विश्व कप में 7 मैच में 289 रन बनाने वाले डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ठीक है, मिशेल मार्च को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा यह विजेत 8वां आईसीसी खिताब है, मतलब इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 आईसीसी खिताब और जीत चुकी थी, है ना? और ये कौन सा था इनका? 8वां था। लेकिन 2020 विश्व कप में इनका पहला था। इसी क्रम में सबसे ज्यादा आईसीसी खिताब जीतने वाली टीम भी ये बन गई। आईसीसी टूर्नामेंट में कौन कौन से टूर्नामेंट हैं? आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी जो 50 वनडे वर्ल्ड कप हो गया जो 50 ओवर का होता है, इसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। तो ये 4 प्रमुख टूर्नामेंट जो आईसीसी कंडक्ट कराता है, इनमें 8वीं खिताबी जीत किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की थी और सबसे अधिक बार, है ना, इन्होंने आईसीसी ट्रॉफी को जीता है। क्लियर है? याद रहेगा सब कुछ? चलिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला। तो ना केवल भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, बल्कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, इन दोनों के ही बारे में बात करनी चाहिए। तो देखिए, 21 नवंबर 2021 को बालासोर, बालासोर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। विश्व मत्स्य पालन दिवस होता है 21 नवंबर को, है ना? और देखो, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, समुद्री तट वाले राज्य होते हैं, उनकी एक अलग अपनी संस्कृति होती है, उनका अपना एक अलग खान-पान होता है। उनके जो है जीविकोपार्जन के साधन बिल्कुल अलग होते हैं, वो समुद्र पे ही उनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। वो अपने निजी जीवन से लेके अपने व्यापारिक जीवन तक उसी समुद्र पर उनकी डिपेंडेंसी होती है और वही उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। तो कई परिणाम ऐसे होते हैं जो आपके लिए कीमती नहीं होते, है ना? या आप उनको उतना महत्व नहीं दे पाते, लेकिन जब हम उस संस्कृति में जाते हैं तो वो परिणाम बहुत कीमती हमारे लिए हो जाते हैं। ऐसा ही एक पुरस्कार है जो आपसे एक बार पूछा भी गया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, तो उड़ीसा, है ना? 21 नवंबर को जब विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला जी ने शामिल हुए और बालासुर उड़ीसा को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में जो है क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा था? बालासोर। कौन से राज्य में? उड़ीसा। दूसरा पॉइंट यहां से आप इंपोर्टेंट उठाइए, इसी दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का भी पुरस्कार दिया गया। और भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? वो आपका दिया गया आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ। अब ये तीसरा फैक्ट निकल रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला बालासोर, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जिले का पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिले का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वो किसको प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश के बालाघाट को प्राप्त हुआ। चार डिटेल टोटल हमें याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है बताइए? आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जो जिला है वो कौन सा है आपका बताइए? वो बालाघाट है, मध्य प्रदेश का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवाडो डेल रूड्स ज्वालामुखी, है ना, यह ज्वालामुखी बेटा रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखियों की एक गोल श्रृंखला है ना, जिसका प्रतिनिधित्व ये ज्वालामुखी करता है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। कहां पे स्थित है बेटा? कोलंबिया में स्थित है। और इस समय नवंबर में ये चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? इसके डिटेल को देख लीजिए, ठीक है। 13 नवंबर 2021 को कोलंबिया में स्थित नेवाडो डेल रूड्स ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। इस विस्फोट के संबंध में कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस ने जानकारी प्रदान की। पश्चिमी कोलंबिया में स्थित नेवाडो जो ये ज्वालामुखी है, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक पथ के रूप में विस्तृत रिंग ऑफ फायर में स्थित कई ज्वालामुखियों में से एक है। 36 वर्ष पहले 1985 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसमें काफी नुकसान हुआ था और काफी लोगों की मौत हो गई थी। तो 1985 के बाद, है ना, फिर से इसमें 2019 में जो है ज्वालामुखी का विस्फोट देखा गया। ये रिंग ऑफ फायर में है। फिर मैं स्पष्ट करूंगा, यहाँ पे पीसीएस में एक बार पूछा गया, ध्यान लीजिए, रिंग ऑफ फायर क्या है? तो प्रशांत, यहाँ देखिए, यहाँ को टैग करिए, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लीजिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक पथ के रूप में विस्तृत रिंग ऑफ फायर में कई ज्वालामुखी में से एक है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक पथ के रूप में विस्तृत जो ज्वालामुखियों की गोल श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। और ये जो है आपका नेवाडो डेल रूड्स, उसी में से एक ज्वालामुखी है। क्लियर हो गया? कहां पे स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह बन के जब आएगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लगभग 50 एकड़ भूमि पर ये बनाया जाएगा, ये आप देख रहे हैं। इसकी आधारशिला रखी, है ना। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय से आजमगढ़ व मऊ जिले के 400 महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा। तो पूर्वांचल की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भविष्य में इसके स्थापित होने की संभावना है। 400 नए महाविद्यालयों को, पुराने और नए महाविद्यालयों को इससे संबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगले बिंदु को देते हैं। अगला बिंदु है आपदा प्रबंधन पर पांचवी विश्व कांग्रेस 2021, ठीक है। आपदा प्रबंधन पर पांचवी विश्व कांग्रेस 2021, तो ये कहां पे हुआ? आईआईटी परिसर दिल्ली में। सबसे पहले कहां पे हुआ? आईआईटी परिसर दिल्ली में। और इसका मुख्य विषय क्या था? देखिए, हम सभी लोग जान रहे हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए जो विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा के लिए जो संपूर्ण विश्व के शोधकर्ता थे, जो जानकार थे, जो पर्यावरणविद थे, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया और चर्चा की गई कि आपदा प्रबंधन को की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। इसका उद्देश्य था, ठीक है, कि जोखिमों को कम करने और आपदा प्रतिरोध निर्माण के लिए जोखिमों और अग्रिम कार्यों की समझ बढ़ाने हेतु विज्ञान, नीति और प्रथाओं से संबंधित बातचीत को बढ़ावा देना। देखिए, इसको मैं थोड़ा विस्तार करता हूँ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनमें वो लोग ज्यादा हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं में
जिनके पास आपदा प्रबंधन की जानकारी बहुत कम है, रीच बहुत कम है। आपदा प्रबंधन से ज्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं जिनको ये नहीं पता कि वास्तव में इससे बचाव के उपाय क्या है। जैसे समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोग, है ना? घने जंगलों के आसपास निवासित बस्तियों में रहने वाले लोग, या ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान कम है। क्योंकि अर्बन कल्चर का जो व्यक्ति है वो आपदा प्रबंधन के बारे में जानता है कि हम इसको कैसे प्रबंधित करें। तो देखो, केंद्र सरकार की एक योजना है कि संपूर्ण देश को वो जो है सुरक्षित करना है, प्रबंधित करना है, मैनेज करना है। इसके अलावा राज्य सरकार की अपनी योजना है कि जो आपदा प्रबंधन के लिए संवेदनशील राज्य है, उनको कैसा उनका प्रबंधन करना है, आपदा प्रबंधन कैसे करना है। लेकिन व्यक्ति तक भी ये बताने की जरूरत है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप हैं, तो आपको अपने परिवार को, अपने घर को आपदा से प्रबंधन कैसे करना है, क्योंकि जब आपदा आएगी, तो सबसे पहले फेस आप कर रहे हैं, है ना? आप उस राज्य के नागरिक हैं और आप उस देश के नागरिक हैं, तो प्राइमरी जो उसके सामने ऑब्जेक्ट है वो आप हैं। तो आप तक इस समझ को कैसे बढ़ाया जाए, यही 5वीं जो आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस था, इसका प्रमुख वो था। तकनीकी से हम कैसे इसको इतना समृद्ध कहें कि एक जगह से दूसरी जगह तक आपदा की सूचना जरूर पहुंच जाए। जो राहत सामग्रियां हैं वो जरूर जल्दी से पहुंच जाए। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आपदा प्रबंधन जो करते हैं उसके जो लिए जो राहत करते हैं, उसमें तकनीकी का समावेशन कैसे हो कि ये प्रक्रिया और सुरक्षित और त्वरित हो सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य विषय था। मैं क्लियर करता हूं। पैंडेमिक कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने हेतु प्रौद्योगिकी वित्त एवं क्षमता को बढ़ाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसी जब वैश्विक कांग्रेस होती है और जब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, तो इनमें से वो चीजें रिसर्च करके निकाली जाती हैं कि जो वास्तव में आपको लाभान्वित कैसे कर सकती हैं, या आगामी योजनाओं को हम कैसे बनाएं, या आगामी कार्यक्रमों को हम कैसे बनाएं, जिससे से ज्यादा वह लोग लाभान्वित हों जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जैसे ही उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखने की बात हुई है, आधारशिला रखी गई, जिसको आप जेवर के नाम से भी जानते हैं, जेवर हवाई अड्डा। तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य हो गया। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, क्योंकि कुशीनगर में भी घोषित हो गया था। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला पहला राज्य हो गया कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। यह हवाई अड्डा जेवर गौतम बुद्ध नगर में निर्मित किया जा रहा है, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड, है ना? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है एक तरीके से नोएडा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये दूसरा हवाई अड्डा होगा। और इस एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का ये दूसरा जो है हवाई अड्डा होगा। इससे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, उस पर से दबाव कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत दबाव है इस समय, है ना? तो उसके दबाव को भी हवाई अड्डा बांटेगा। आप जानते हैं दिल्ली से आवागमन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अगला टॉपिक है पोचमपल्ली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित। देखो, बहुत पर्यटन आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऑफ बीट प्लेसेस पे भी जाते हैं। जहाँ की अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख आधार पर्यटन भी है, वहां पर बड़े केंद्रों के साथ साथ गांव को भी पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए। या फिर ऐसे पे जहाँ पे पर्यटन की गुंजाइश नहीं है, वहां पर हम एक पर्यटन के रूप में गांव को ऐसे पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं कि जो मॉडल गांव के रूप में निकल के सामने आए। तो एक जगह तो वो हो गई जहां पे पर्यटन की संभावना है, लेकिन एक केंद्र है। केंद्र के बाद ऑफबीट जो प्लेसेज हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को भी आधार मिले। जैसे शिमला और के बगल में आप जाएंगे, जब शिमला से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है जो है वहां पे कसौली है, कसौली के और ऊपर जाएंगे तो कुफरी है, कुफरी के ऊपर नारकंडा है। छोटी छोटी जगह है, उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव ऐसे मिलते हैं जिनको आप विकसित कर सकते, जिन्होंने अपने आप को विकसित किया है और वहां पर धीरे धीरे लोगों का जाना शुरू हुआ है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर्यटन के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वो उन गांवों को ऐसे विकसित कर रहे हैं कि उनको पर्यटन गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। ठीक है, गांव को, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पर्यटन से जुड़े।
पोचमपल्ली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित हुआ। तो नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। ठीक है, यह पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को स्पेन के मैड्रिड में इसी जब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है, जिसको आप यूएनडब्ल्यूटीओ कहते हैं, कि 24वें सत्र के अवसर पर इसको प्रदान किया गया। ठीक है, देखो इसका पहल का उद्देश्य क्या है। डब्ल्यू नहीं यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रमुख पहल का उद्देश्य उन गांवों को पुरस्कृत करना है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए उन गांवों को पुरस्कृत करना है जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण है और इसके निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसका उद्देश्य गांव को प्रशिक्षण सुधार के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से अपनी ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। क्योंकि अगर गांव के व्यक्ति की ग्रामीण पर्यटन क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और वो लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे, जैसे और लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हैं। क्लियर है। तो पर्य और देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्यटन ही जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार है ना। तो ये अच्छा एक संकेत है इस तरीके के कार्यों के लिए। 40वां शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला तो 3 से 13 नवंबर 2021 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्थित एक्सपो सेंटर में 40वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 का आयोजन किया गया। भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रकाशन विभाग द्वारा इस पुस्तक मेले में अपने प्रकाशनों को प्रस्तुत किया गया। इसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाले तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह और नेटफ्लिक्स की अति लोकप्रिय धारावाहिक मनी हिस्ट की पटकथा लेखकों सहित विश्व के साहित्यिक दिग्गज भाग लेंगे, मतलब लिया। चूंकि ये पुराना है, हम लोग टाइम मशीन के हिसाब से पीछे तो लिया। इस मेले की थीम है देयर्स ऑलवेज अ राइट बुक। देयर ऑलवेज अ राइट बुक इसकी थीम थी। तो आपको इतना याद रखना है कि 40वां शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 40वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 कहाँ आयोजित हुआ? शाहजहां में आयोजित हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है? देयर्स ऑलवेज अ राइट बुक्स, है ना। चलिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021, ठीक है, दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में गृह मंत्रालय द्वारा इस आयोजन को किया गया। तो ये कहां पे हुआ? वाराणसी में हुआ। वाराणसी में हुआ और गृह मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका शुभारंभ भी किया। तो आपको इतना याद रखना है बेटा कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहां पे हुआ? वाराणसी में हुआ। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में के द्वारा इसको आयोजित किया गया। क्लियर है। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। इतना ही हम लोगों को याद रखना है। अगला टॉपिक है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र। हमारे देश में अगर देखा जाए तो घास संरक्षण क्षेत्र है नहीं, वो बहुत संकुचित होते जा रहे हैं, है ना। तो अपने तरह का एक पहला प्रयास किया गया कि इनका भी संरक्षण किया जाए और अनेकों तरह की घासों को यहाँ पे उगाया गया। उत्तराखंड के रानीखेत में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के क्षेत्र में जो अल्मोड़ा जिले में है ना, तो अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में ये उद्घाटन किया गया भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पारिस्थितिकी औषधीय एवं सांस्कृतिक रूप से लगभग 90 विभिन्न घास प्रजातियों को उगाया गया है ना। तो 90 तरह की घास प्रजातियों को इसमें उगाया गया है। एक चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, उद्देश्य क्या है? घास प्रजातियों की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में शोध को मदद करना। उल्लेखनीय है कि घास प्रजातियों के संरक्षण का, जैसे मैंने आपको बताया, महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं और इन पर निर्भर कीड़ों मकोड़ों पक्षियों स्तनधारियों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ गया है। तो इस तरीके के अगर और भी प्रयास होंगे तो इससे निश्चित रूप से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को क्या होगा? लाभ होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? अल्मोड़ा जिले उत्तराखंड के रानी क्षेत्र में। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर कुछ बात करते हैं।
तो इसका पहला टॉपिक है अमेरिका द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में चिंताजनक राष्ट्र घोषित किया गया है कई राष्ट्रों को। ठीक है। तो नवंबर 2021 में आप देख रहे हैं कि वैश्विक वैश्विक परिस्थितियां बड़ी अलग हैं इस समय। तो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में कई देशों को चिंताजनक राष्ट्र घोषित किया गया, जैसे इसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और म्यांमार शामिल है। ठीक है। कौन कौन है प्रमुख देश, ये आप देख रहे हैं। चीन हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया और म्यांमार शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को भी ऐसी सूची में शामिल किया है जहां सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता के हनन में शामिल है या ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही हैं। ठीक है। तो आपको बस बेटा ये देखना है, बाकी ये देखो कई ऐसे संगठन हैं जो बहुत दिन से भी प्रतिबंधित है ना। आपको ये देखना है कि अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में जिन राज्यों को चिंताजनक राष्ट्र घोषित किया है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है ना। तो आपको याद रखना है, 1 चीन, 2 ईरान, 3 पाकिस्तान, 4 उत्तर कोरिया, 5 म्यांमार, 6 अल्जीरिया, 7 कोमोरोस और 8 क्यूबा और 9 निकारागुआ, है ना। ये 9 राष्ट्र ऐसे हैं जो ये चिंताजनक राष्ट्र के रूप में शामिल किए गए हैं धार्मिक रूप से। इन 9 राष्ट्रों का ध्यान याद रखना है क्योंकि पूछा ये जाएगा कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है। क्लियर होगी बात। चलिए, अगला टॉपिक है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022। जर्मन राज्य द्वारा इसे जारी किया जाता है। हम क्यों इस सूचकांक के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें पहले तीन स्थान खाली रखे गए हैं। ठीक है। पहले 3 स्थान खाली रखने से क्या हुआ कि जो चौथे स्थान पर है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो डेनमार्क का चौथा स्थान है। इसके जो मानक थे, है ना, उन मानकों के हिसाब से पहले 3 स्थानों को किसी ने नहीं प्राप्त किया, बल्कि चौथा स्थान किसका था? डेनमार्क का था। तो चौथे स्थान पर रहते हुए भी डेनमार्क कौन से स्थान पर है बताइए? शीर्ष स्थान पर है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 आप याद रखिएगा, नवंबर 2021 में इसको जारी किया गया है। क्लियर है। चलिए, अब जैसे अगर क्रम में देखें तो स्वीडन 5वें, नॉर्वे 6वें, यूनाइटेड किंगडम कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। क्लियर होगी बात। आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग की घोषणा। 22 नवंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन ने प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक स्वायत्त शासी संगठन विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग की घोषणा की। इसका उद्देश्य इंडिया साइंस पर एसटीएम वीडियो विषय वस्तु का प्रचार करके उसको लोकप्रिय बनाना। आसान सी चीज है, समझ में भी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स किस किस के बीच हुआ? भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। क्लियर है। किन किन की सेनाओं के बीच हुआ? भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। तो त्रिपक्षीय है, ध्यान दीजिएगा। सिटमैक्स किसके के बीच है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। ठीक है। और कहां हुआ ये भी देखना है। ठीक है। तो अंडमान सागर में हुआ। कहां हुआ बेटा? अंडमान सागर में हुआ। क्लियर होगी बात। चल आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इन सभी को, आप देख रहे हैं कि जो आप करंट पढ़ रहे हैं, अभी मैं अक्टूबर से प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको इसको प्रैक्टिस भी कराऊंगा करंट की, है ना। यूपी पीसीएस और लेखपाल से पहले मैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से एक एक चीज की आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जहां से आप इसको देख पा रहे हैं। आप उस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, जिससे कि कोई कंटेंट आपसे छूटे ना। क्लियर हो गई बात। चलिए, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये भारत और थाईलैंड के ही मध्य है। ठीक है ना। तो भारत और थाईलैंड के मध्य हिंद महासागर में आयोजित हुआ। तो इससे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ आयोजित हुआ? तो हिंद महासागर में ही आयोजित हुआ। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। युद्धाभ्यास शक्ति। ठीक है। तो युद्धाभ्यास शक्ति किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य। भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ। क्लियर है।
तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा था? छठवां संस्करण था, छठवां संस्करण था, याद रखिएगा, छठवां संस्करण था ये। भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य छठवां संस्करण था, सिक्स। क्लियर है? चलिए, प्रमुख दिवस देखो, शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। तो बताओ विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो 2021 का इस विषय का मुख्य विषय क्या था? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, है ना? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, व्यापक स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाना, दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व प्रासंगिकता को रेखांकित करना, समाज में विज्ञान की भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर व्यापक स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाना। 10 नवंबर बेटा याद रखिएगा, है ना? 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बेटा कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों मनाया जाता है? महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। ठीक है? हाँ, इन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। कई बार आपसे पूछा भी गया है पीसीएस में। अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र जो था वो किससे जुड़ा था बेटा? अबुल कलाम आजाद जी से जुड़ा था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सांस्कृतिक चेतना के लिए, सौहार्द के लिए इस समाचार पत्र से बहुत कार्य किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम इन्हीं के उस पे मनाते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है ना? 1952 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया था, है ना? तो इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा एक लिखी गई बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसको भी आपको याद रखना है। और ये भी कई बार पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम किससे संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है? हम्म। तो यहां से दो चीजें बहुत जरूरी जो है, एक अल हिलाल समाचार पत्र और दूसरा क्या है बताओ? इंडिया मीन्स फ्रीडम। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम किसके जन्म उत्सव पे मनाते हैं? अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर हम लोग इसको मनाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दिवस छूट रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। विश्व शौचालय दिवस, है ना? विश्व शौचालय दिवस यहाँ पे छूट रहा है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक बार पूछा भी गया है, आप याद रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस बेटा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। एक और याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो मैंने दो एडिशन किया इसमें, जो इसमें छूट रहा था। पहला एडिशन किया विश्व शौचालय दिवस का, जो 19 नवंबर को है। और दूसरा मैंने एडिशन इसमें किया, बताइए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का, जो 16 नवंबर को है। क्लियर है? तो नवंबर में इससे महत्वपूर्ण कोई भी विषय वस्तु ऐसी नहीं थी जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो नवंबर माह का एक छोटा सा करंट, क्योंकि इस समय कोविड में थे सब लोग, तो बहुत करंट के लिए नहीं था, है ना? तो ये छोटा सा करंट आपको नवंबर माह के लिए तैयार करना है। दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के साथ जल्दी आपके समक्ष फिर से होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।